आखिर बच्चे जवान क्यों होते हैं? आखिर जवान बूढ़े क्यों होते हैं? और आखिर क्यों आगे चलकर इन बूढ़े लोगों की मौत होती है? आखिर क्यों बढ़ती उम्र के साथ साथ लोगों के शरीर में झुर्रियां आती हैं? आखिर क्यों बढ़ती उम्र के साथ साथ लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं? और आखिर क्यों बढ़ती उम्र के साथ साथ लोगों को दिखाई और सुनाई देना कम हो जाता है? The dream of immortality has long been a dream for humanity. Could you explain to me what an anti-aging diet looks like? Today, my guest is Dr. David Sinclair, professor of genetics. Dr. Sinclair's work is focused on why we age and how to slow or reverse the effects of aging. The humble rat just became a titan of anti-aging science. Take a look. The naked mole rat, a mouse-sized underground dweller that lives 30 plus years. नमस्कार दोस्तों, आखिर कैसे एक छोटा सा बच्चा एक जवान इंसान में बदलता है और आगे चल के वही जवान कैसे एक बूढ़े इंसान में बदलता है और आखिरकार कैसे आगे चलकर उस बूढ़े इंसान की जान जाती है या फिर डेथ होती है। दोस्तों, कारण है प्रोसेस ऑफ एजिंग, जो कि एक नेचुरल, ग्रेजुअल और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। इसका मतलब ये है कि एजिंग कभी भी रुकती नहीं है, बल्कि ये समय के साथ साथ धीरे धीरे लगातार चलती रहती है। और इस प्रोसेस के दौरान जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, उसमें कुछ शारीरिक साथ ही साथ मानसिक परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ उसमें फिजियोलॉजिकल फंक्शन में डिक्लाइन होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो ये प्रोसेस ऑफ एजिंग है वो सिर्फ ह्यूमन में नहीं होती, बल्कि लगभग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो बर्ड्स हों या फिर एनिमल, सभी में देखी जाती है। इसके साथ साथ जो इसका पैटर्न है वो भी लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे ही होता है कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो सबसे पहले वो एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर समय के साथ साथ वो युवा यानी कि जवान होता है, और समय के साथ साथ आगे चलकर वो होता है बूढ़ा, और बूढ़ा होने के बाद उसकी डेथ होती है। दोस्तों, मगर कहने में प्रोसेस ऑफ एजिंग जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल, और इसे समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं जिन्हें हम एक एक से जानेंगे। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस थ्योरी ऑफ एजिंग के रहस्य को। दोस्तों, जो पहली थ्योरी है वो है फ्री रेडिकल्स थ्योरी, और इसे एक नाम और दिया जाता है, दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थ्योरी। दोस्तों, ये थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी की सेल्स में, डीएनए में, साथ ही साथ जो प्रोटीन्स हैं उनमें डैमेज देखने को मिलता है, जिसका कारण होते हैं आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिन्हें फ्री रेडिकल्स भी कहा जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि भैया हमारी बॉडी में ये आरओएस यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आए कहाँ से? तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये आरओएस हमारी बॉडी में कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि इन्हें खुद हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है बाय द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे कि मेटाबॉलिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, मेटाबॉलिस ऑफ प्रोटीन से और मेटाबॉलिस ऑफ फैट से। अब आप लोग पूछेंगे कि भैया जब इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से आरओएस बन रहे हैं और ये आरओएस हमारी बॉडी की सेल्स को डैमेज पहुंचा रहे हैं, तो आखिर क्यों हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ये रुक क्यों नहीं जाती? दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुकी तो हमारी जिंदगी रुक जाएगी। आप कुछ यूं समझ सकते हैं कि जैसे एक मोटरसाइकिल और कार के चलने के लिए पेट्रोल और डीजल जरूरी होता है, उस तरीके से हमारी जिंदगी के चलने के लिए ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जरूरी हैं। क्योंकि जैसे कार और मोटरसाइकिल में डीजल और पेट्रोल एनर्जी फ्यूल का काम करते हैं, कुछ उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं फ्यूल का काम करती हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिससे हमारी बॉडी और सेल्स जिंदा रहती हैं। दोस्तों, दूसरी थ्योरी है टेलोमियर शॉर्टनिंग थ्योरी, जिसे हम सेल्यूलर सीनेसेंस भी कहते हैं। इसके अलावा इसे एक नाम और दिया जाता है, दैट इज बायोलॉजिकल क्लॉक। दोस्तों, ये थ्योरी कहती है कि हमारी बॉडी की सेल्स एक लिमिटेड टाइम तक ही डिवाइड हो सकती हैं, उस नंबर के बाद हमारी बॉडी की सेल्स डिवाइड नहीं हो सकती। इस लिमिट को हैप्लिक लिमिट भी कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि भैया आखिर ऐसा क्यों हमारी बॉडी की सेल्स एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम तक ही डिवाइड हो सकती हैं, उसके बाद डिवाइड क्यों नहीं होती? कारण है शॉर्टिंग ऑफ टेलोमियर। दोस्तों, टेलोमियर हमारे क्रोमोसोम्स के एंड पर एक प्रोटेक्टिव कैप होता है, और ये सेल डिवीजन के लिए असेंशियल होता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे हमारी सेल बार बार डिवाइड होती हैं, इस टेलोमियर की लेंथ वैसे धीरे धीरे शॉर्ट होती जाती है, और एक टाइम के बाद ये इतना शॉर्ट हो जाता है कि अब ये सेल डिवीजन में हेल्प नहीं करता, और इसके बाद हमारी सेल डिवाइड नहीं होती। हालांकि ये जो सेल रहेंगी इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, लेकिन ये सेल डिवाइड नहीं होती, और इस स्टेट को बोला जाता है सेल्यूलर सीनेसेंस। और इसके बाद हमें टिश्यू डिजनरेशन देखने मिलता है। अब आप पूछेंगे भैया
कि आखिर क्यों अगर ये सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो हमारे टिश्यू में डीजनरेशन देखने मिल रहा है। तो दोस्तों एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में लगातार डैमेज होता है, चाहे वो सन से आने वाली रेडिएशन हो गई, यूवीआर, आईआरआर, इसके साथ साथ कुछ मैकेनिकल फैक्टर, साथ ही साथ कुछ पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये हमारी बॉडी में लगातार डैमेज करते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन है ये हमारी बॉडी में हीलिंग और रिपेयर की एक प्रोसेस है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी भी आपको स्किन में एक कट लगता है, धीरे धीरे वहां स्किन की नई लेयर आती जाती है और ऊपर वाली लेयर निकलती जाती है और एक टाइम के बाद ऐसी स्टेट आती है कि आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है। यही होती है प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन जो कि हमारी बॉडी में रिपेयर का काम करती है। लेकिन अगर ये सेल डिवीजन नहीं होगा तो अब आपका वो छोटा सा घाव भी बहुत ज़्यादा घातक साबित होगा और कहीं ना कहीं रिजल्ट करता है डेथ में। दोस्तों जो तीसरी थ्योरी है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल डिक्लाइन थ्योरी। दोस्तों अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि हमारे शरीर का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, हमारी बॉडी को जो भी एनर्जी मिल रही है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है एटीपी जो कि टूटता है एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसी से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है और हम जिंदा रहते हैं। दोस्तों ये थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है इस माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन डिक्लाइन होते जाता है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है वो कम होता जाता है, साथ ही साथ जो आरओएस का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता जाता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी में लगातार डैमेज देखने को मिलता है और इवेंचुअली ये रिजल्ट करती है पर्सन की डेथ में। दोस्तों फोर्थ थ्योरी है जेनेटिक प्रोग्राम थ्योरी, और ये थ्योरी कहती है कि एजिंग कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है बल्कि एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया यानी कि पूर्व निर्धारित प्रोसेस होती है जो कि हमारे जीन्स में निर्धारित होती है और ये जीन्स ही से कंट्रोल करते हैं। यानी कि ये जो जीन्स है यही हमारे लाइफ स्पैन, साथ ही साथ इवेंचुअली हम देखें तो हमारी डेथ को निर्धारित करते हैं। इसे आप एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है कि सबसे पहले जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो वो छोटा सा होता है और उसके ऑर्गन भी इमेच्योर होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चे की हाइट बढ़ती है, उसकी बोन में ताकत आती है, साथ ही साथ जो ऑर्गन है वो मैच्योर होते जाते हैं। कुछ इसी तरीके से एक लिमिट के बाद जो हमारी बॉडी है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, जो बोन्स हैं वो कमजोर होने लगती हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो भी वीक होने लगते हैं और इवेंचुअली ये रिजल्ट करती है पर्सन की डेथ में। दोस्तों फिफ्थ थ्योरी है न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी। दोस्तों अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है जिसे कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी भी कहते हैं, साथ ही साथ एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों आपस में मिलकर हमारी बॉडी के बाकी और सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, साथ ही साथ जितनी भी प्रोसेस हैं सबको कंट्रोल करते हैं। दोस्तों ये थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे ब्रेन, स्पेसिफिकली एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उसका फंक्शन डिक्रीज होता जाता है, जिसके वजह से जो एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसका अमाउंट भी कम होता जाता है। अब ये जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी में, जैसे मैंने बताया कि एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जो हमारी बॉडी स्ट्रेस से फाइट करती है उसमें हेल्प करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर, रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करते हैं। लेकिन क्योंकि हाइपोथैलेमस का फंक्शन डिक्लाइन हो जाता है, हार्मोन्स का सीक्रेशन कम हो जाता है, इसके कारण जो हमारी बॉडी है वो स्ट्रेस से नहीं लड़ पाती, वो इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाती और आखिरकार ये रिजल्ट करती है डेथ में। दोस्तों जो सिक्स्थ थ्योरी है वो है क्रॉस लिंकिंग थ्योरी, और ये थ्योरी कहती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी के जो मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कुछ इरिवर्सिबल बॉन्ड बनते हैं, जैसे कि प्रोटीन और ग्लूकोज के बीच में, और ये बॉन्ड बनने के बाद जो हमारे मोलिक्यूल्स हैं वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, साथ ही साथ रिजिड। तो अब इनके वजह से जो टिश्यू हैं जैसे कि ब्लड वेसल, साथ ही साथ कुछ सॉफ्ट ऑर्गन, अब वो हार्ड होने लगते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मोलिक्यूल्स अब डिसफंक्शनल हो गए हैं, ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, और अगर ये जो बॉन्डिंग है हमारे डीएनए को इन्वॉल्व करती है तो अब सेल्स में रेप्लिकेशन भी नहीं होता, यानी कि सेल डिवाइड नहीं होती और आखिरकार ये रिजल्ट करता है डेथ। दोस्तों जो एट्थ थ्योरी है वो है बियर एंड टीयर थ्योरी, जो कि कहती है कि एज बढ़ने के साथ साथ क्योंकि बॉडी का इतना ज़्यादा यूज होता है उसकी वजह से एक टाइम के बाद जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो खुद ही बियर एंड टीयर यानी कि कमजोर होकर टूटने लगती हैं। दोस्तों जो नाइन्थ थ्योरी है वो है इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी, और ये थ्योरी कहती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता जाता है। अब आप पूछोगे भैया इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी को बाहर से आने वाले पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया,
वायरस, फंगाई, इन सभी से प्रोटेक्शन देता है और हमारी बॉडी को डिसीज से बचाता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ सेल डिवीजन रुक जाता है और जो हमारी ब्लड सेल हैं, स्पेसिफिकली व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि डिफेंस में हेल्प करती हैं, उनका डिवीजन भी नहीं होता। इस वजह से जब भी कोई पैथोजन आता है तो जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनके साथ फाइट करती हैं और उनमें से कुछ सेल की डेथ होती रहती है। और अब हमारी बॉडी क्योंकि नई सेल नहीं बना पा रही, एक टाइम ऐसा आता है कि अब हमारी बॉडी इन्फेक्शन से, पैथोजन से लड़ाई नहीं कर पाती और इवेंचुअली ये रिजल्ट करती है डेथ में। तो दोस्तों, ये थी हमारी थ्योरीज ऑफ एजिंग। अब हम बात करते हैं एजिंग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग सवालों की। आपका पहला सवाल कि भैया जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो वो बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन बर्थ के लगभग 18 से 20 साल में उसकी जो हाइट होती है 5 फीट, 6 फीट या फिर 7 फीट हो जाती है। लेकिन 20 साल के बाद अब भले ही वो जो इंसान है वो 50 साल का क्यों ना हो जाए, उसकी हाइट 1 इंच भी नहीं बढ़ती। आखिर क्यों? दोस्तों, कारण है फ्यूजन ऑफ एपिफिजियल प्लेट। दोस्तों, हमारी बॉडी की जितनी भी लॉन्ग बोन है, चाहे वो हाथ की बोन हो गई, पैर की बोन हो गई, इनके एंड पर एक ग्रोथ प्लेट पाई जाती है जो कि हमारी बोन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन लगभग 18 से 20 साल या 25 साल के बीच में ये जो कार्टिलेज है ये बोन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद किसी भी पर्सन की हाइट नहीं बढ़ती। दोस्तों, आपका दूसरा सवाल कि भैया आखिर क्यों बढ़ती उम्र के साथ साथ लोगों के शरीर में झुर्रियां आने लगती हैं? दोस्तों, जो हमारी स्किन होती है यानी कि त्वचा, ये इलास्टिन साथ ही साथ कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा ये जो स्किन होती है ये बहुत ही थिन यानी कि एक पतली लेयर होती है और इसके नीचे प्रेजेंट होता है फैट जो कि एक गद्दे की तरह काम करता है। साथ ही साथ जो कोलेजन है, इलास्टिन है, ये स्किन को स्ट्रेंथ साथ ही साथ इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अर्ली एज में तो हमारी स्किन नॉर्मल होती है, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ जैसे एक पर्सन बूढ़ा होता है, जो फैट है जो एक गद्दे की तरह काम कर रहा था वो भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। साथ ही साथ जो इलास्टिन और कोलेजन प्रोटीन थे इनका लेवल भी डिक्रीज होने लगता है। इसी के कारण बढ़ती एज के साथ साथ जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्किन में हमें झुर्रियां देखने मिलती हैं। दोस्तों, आपका तीसरा सवाल कि भैया आखिर क्यों बढ़ती उम्र के साथ साथ लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं और यहाँ तक कि कुछ के बाल तो गायब भी हो जाते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्या आखिर लोग गंजे क्यों होते हैं? दोस्तों, इसका कारण है डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट। ये ऐसी सेल्स होती हैं जो कि मेलानिन को प्रोड्यूस करती हैं और जो मेलानिन है वो एक कलरिंग पिगमेंट होता है जो कि हमारी स्किन साथ ही साथ जो हमारे हेयर्स हैं इन्हें कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन बढ़ती एज के साथ साथ इन मेलानोसाइट का डिस्ट्रक्शन होता जाता है, ये मरती जाती हैं और अब मेलानिन नहीं बन पाता। इसी कारण लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। खैर, बूढ़े लोगों को तो समझ में आता है, लेकिन आजकल की जनरेशन में आप देखेंगे कि 10 साल और 15 साल की उम्र में ही लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है लोगों की डाइट, क्योंकि जो हमारे हेयर्स हैं इनके लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन हो गया, अदर सब्सटेंस हो गए। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो सिर्फ मैगी, चाउमीन और मोमोज तक ही सीमित है और यही कारण है कि इनके जो बाल हैं वो 10 साल में ही सफ़ेद हो जाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा। इसके अलावा जो हमने बात की थी बाल साफ होने की कि आखिर पर्सन गंजा कैसे होता है, उसका एक कारण यही है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा एक जो फैक्टर होता है वो होता है जेनेटिक का, इनहेरिटेड। यानी कि अगर आपके दादा जल्दी गंजे हुए थे, फिर आपके पिताजी जल्दी गंजे हुए हैं, तो आपके भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आप कम उम्र में ही गंजे हो जाएंगे, यानी कि आपके बाल झड़ जाएंगे। इसकी बात हम डिटेल में किसी और वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपका अगला सवाल कि भैया जो बूढ़े लोग हैं आखिर उनके हाथ पैर क्यों कपकपाते हैं? दोस्तों, इसका कारण है डिस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट, जिन्हें हम एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल साथ ही साथ लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। और ये हमारी बॉडी के वॉलेंट्री मूवमेंट, मीन्स हाथ के मूवमेंट, पैर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो ट्रैक्ट हैं डिसअपियर होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और इसी कारण जो बूढ़े लोग हैं वो अपने हाथ पैर को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बल्ब है और स्विच है, इन दोनों के बीच में हम एक वायर का कनेक्शन करते हैं, तो जैसे ही हम बटन को ऑन करते हैं आपका लैंप जलने लगता है। लेकिन अगर इस वायर में डैमेज आ जाए तो आपका बल्ब लिपलिपाने लगता है। सेम एज ओल्ड एज में इंट्रैक्ट में भी डैमेज आता है और उसके कारण जो बूढ़े लोग के हाथ पैर हैं वो कपकपाने लगते हैं। दोस्तों, आपका अगला सवाल कि भैया
आखिर क्यों बढ़ती उम्र के साथ साथ लोगों को दिखाई और सुनाई देना कम हो जाता है, साथ ही साथ क्यों उनकी समझने की क्षमता कम हो जाती है। वो लोग अक्सर बोलते हैं ना कि भाई उनसे बहस मत करो, अब तुम ही समझ लो, क्योंकि अब उनकी समझने की क्षमता कम हो गई है। दोस्तों इसका कारण है डी जनरेशन। जो हमारा ब्रेन है इसमें स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जैसे कि देखने के लिए प्रेजेंट होता है विजुअल एरिया, सुनने के लिए प्रेजेंट होता है ऑडिटरी एरिया और समझने के लिए प्रेजेंट होता है प्री फ्रंटल एरिया, जो कि हमारे हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन, थिंकिंग, मेमोरी, एटीट्यूड, बिहेवियर को कंट्रोल करता है। लेकिन जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है ये एरिया डीजनरेट होते जाते हैं, मीन्स आप कह सकते हो टूटते जाते हैं, जिसके कारण जो बूढ़े लोग हैं उन्हें दिखाई और सुनाई कम देता है, साथ ही साथ उनके सोचने और समझने की क्षमता भी कम होती जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ एजिंग। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में।